बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 228 मुलाहिज़ा फरमाए। उन दोनों ने मुझे बगलों में हाथ डालकर बड़ी सख्ती से गिरफ्त में ले लिया था। उसी वक्त सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और उसके साथ ही मेरी मुज़ाहमत रुक गई। दरवाजे के सामने कमरे में पलंग पर दनू पुश्त के बल पड़ी थी। उसके दोनों हाथ दाएं बाएं पलंग की पट्टियों के साथ बंधे हुए थे और पैरों की भी यही सूरत हाल थी। उसका लिबास तार तार था और बेशतर जिस्म बराना था। उसके चेहरे, सीने और पेट पर खराशों के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में बेपनाह वहशत भरी हुई थी। दनू को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पलंग के करीब एक कुर्सी नुमा चबूतरे पर शहवाग बैठा हुआ था। उसकी आंखें पहले से कुछ ज्यादा छोटी लग रही थी। बेबना कमीनगी बरस रही थी उसके चेहरे पर। वो मुझे देखकर उठ गया। उसके होंठों पर बड़ी मकरूह सी मुस्कुराहट आ गई। तनु ने भी मुझे देख लिया। बेपनाह करम के बावजूद मुझे अपने सामने पाकर उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई और आंखों में वहशत की जगह चमकने ले ली। मारो, मार डालो इनको हिम्मत सिंह, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। वो चीख उठी। वो शायद उठने की कोशिश भी कर रही थी मगर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो महज कसमसा कर रह गई। हिम्मत सिंह, शहवाग ने क्या लगाया? वो तो खुद इस वक्त बेहिम्मत हो रहा है। तुम्हें क्या बचाएगा और हमें मारेगा क्या? वो कमरे से बाहर आ गया। मेरे सामने खड़े होकर चलने में मेरी तरफ देखता रहा, फिर मेरे पेट पर जोरदार घूंसा मारा। घूंसा थोड़े की तरह लगा। मैं बिलबिला उठा। उन दोनों ने मुझे बगलों में हाथ डालकर मजबूती से गिरफ्त में ले रखा था। मैं अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सका। शहवाग ने दूसरा घूंसा मारा। ये पहले से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन तीसरा घूंसा मारा तो वो एक कदम पीछे हटकर अपने हाथ को बुरी तरह झटकने लगा। वो दूसरे हाथ से उसकी उंगलियां सहलाने लगा और वहशत ज़दा सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मेरे पेट के मज़्ज़ पत्थर की तरह सख्त हो गए थे। वो चलने में मेरी तरफ देखता रहा और फिर पे दर पे मेरे पेट पर घूंसे बरसाने लगा, लेकिन इस बार मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके बरक्स शहवाग बार बार अपना हाथ चटक रहा था। अब मेरी बारी है शहवाग, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर यल करता हुआ पूरी कुव्वत से अपने आप को ऊपर उठाने लगा। उन दोनों का ख्याल था कि मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बाजू पर उनकी गिरफ्त कुछ और भी मजबूत हो गई और उनकी ये कार्रवाई मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई। मैं उनके सहारे पर अपने आप को ऊपर उठाता गया और फिर मैंने दोनों पैर पूरी कुव्वत से सामने खड़े हुए शहवाग के सीने पर दे मारे। वो बिलबिलाता हुआ लड़खड़ा कर पुश्त के बल ढेर हो गया। उन दोनों ने मेरे बाजू मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन पर टिकते ही मैंने अपने आप को दोबारा ऊपर उठाना शुरू कर दिया। वो मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मैं उनके बस का नहीं रहा था। मैंने अपने आप को पूरी तरह ऊपर उठाया और उनके ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाता हुआ उनके पीछे जा गिरा। वो दोनों भी मेरे साथ ही गिरे थे, लेकिन मैं उनसे पहले संभल गया था। वो दोनों उठकर मेरी तरफ लपके। मैं अपनी जगह सूझला और मेरी डबल फ्लाइंग किक ने उन्हें फिर ढेर कर दिया। शहवाग मेरी तरफ लपका। इस वक्त मैं जमीन पर पड़ा था। शहवाग ने मेरे ऊपर छलांग लगाई तो मैंने उसे अपने पैरों पर रोककर पीछे उछाल दिया। वो बद की आवाज से गिरा। उसके साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई। शहवाग के दोनों आदमी एक बार फिर मुझ पर हमलावर हुए। मैं उसके लिए तैयार था। वो जैसे करीब पहुंचे मैं बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। उनमें से एक मुझ से टकराकर कलाबाजी खाता हुआ दूर जा गिरा और दूसरा मेरी टांग से उलझकर गिर पड़ा और फिर मैंने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। मेरी ठोकरें उसे पूरे कमरे में नाचने पर मजबूर करती रही। एक मौके पर उसके दूसरे साथी ने मुझे गिरफ्त में ले लिया। मैं उस शख्स को रगीता हुआ दीवार तक ले जाने में कामयाब हो गया। इसी दौरान में मैंने शहवाग को एक तरफ पड़े हुए नेज़े की तरफ लपकते हुए भी देख लिया था। मैंने अपने हरीफ को उठाकर दीवार के साथ खड़ा कर दिया। एक हाथ से उसे दीवार के साथ दबाए रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर घूंसे बरसाने लगा और फिर अचानक ही शहवाग की दाढ़ सुनकर मैं अपने हरीफ को छोड़कर बड़ी तेजी से एक तरफ हट गया। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो शहवाग का नेज़ा मेरी पुश्त में महफूज हो जाता। शहवाग पूरी कुव्वत से हमलावर हुआ था। नेज़ा दीवार से लगे हुए मेरे हरीफ के सीने को चीरता हुआ कई इंच तक दीवार में घुसता चला गया। उस शख्स के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी। शहवाग के चेहरे पर बेबना खौफ उभर आया। वो बड़ी वहशत ज़दा सी नजरों से अपने साथी को देख रहा था जो नेज़े के साथ दीवार में टंग गया था। शहवाग का हाथ अब भी नेज़े के दस्ते पर था। शहवाग ने नेज़े पर से हाथ हटा लिया और अपने दूसरे साथी की तरफ देखते हुए चीखा, हैंग, पकड़ो इसे, काट डालो, जिंदा मत छोड़ना। अब तक की सूरत से मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि हवेली में इन तीनों के सिवा और कोई नहीं था। उनमें से एक तो खत्म हो चुका था और अब मेरे सामने सिर्फ दो रह गए थे और वो दोनों बड़े पुरजोश अंदाज में मेरी तरफ लपक रहे थे। और ये बात मैं जितना जानता था कि जोश में होश काम नहीं करता। मेरे लिए सूरत हाल से फायदा उठाने का बेहतरीन मौका था और मैंने इस मौके से पूरा फायदा उठाया। वजह से करीब पहुंचे मैंने डबल फ्लाइंग किक से उन्हें ढेर कर दिया और फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। बिलातों और घूंसों से उन्हें पूरे कमरे में निचाता रहा। एक मौके पर हैंग ने मुझे नीचे गिरा दिया। मैंने बड़ी फुर्ती से पतलून का पांचा उठाकर खंजर निकाल लिया। इस पूरी मुहिम के दौरान में मैंने पहली मर्तबा खंजर निकाला था। हैंग मेरे ऊपर छलांग लगा चुका था। मैंने लेटे लेटे खंजर वाला हाथ आगे कर दिया। हैंग की खौफनाक चीख गूंज उठी। खंजर उसके सीने में महफूज सो गया और खून की धार ने मेरे जिस्म को भी आलूदा कर दिया।
हैंग तड़प कर मेरे ऊपर से एक तरफ लुढ़क गया। मैंने खंजर खींच कर दोबारा उस पर हमला कर दिया। इस मरतबा भी खंजर दस्ते तक उसके सीने में महबूस हो गया था। दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। शहवाग फरार हो रहा था। मैंने इनके सीने में महबूस खंजर एक झटके से बाहर खींचा और शहवाग के पीछे दौड़ लगा दी। मैं राहदारियों में दौड़ते हुए हवेली से बाहर आ गया। शहवाग उस दीवार की तरफ दौड़ रहा था जिसमें वाकई खिड़की नुमा दरवाजे से गुजरकर मैं अंदर आया था। हवेली के बाहर कदे आदम गुंजान झाड़ियां थी। मेरी आंखों में अगरचे इस वक्त भी वो रोशनी मौजूद थी जो तारीकी में देखने की सलाहियत रखती थी, लेकिन शहवाग झाड़ियों में गायब हो चुका था। मैं रुक गया। उसका पीछा करना बेकार था और उसके वापस आने की भी तवक्को नहीं थी। मैं हवेली में वापस आ गया। उस कमरे में 2 लाशें थी, एक नेज़े के साथ दीवार पर टंगी हुई थी और दूसरी जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं दौड़ता हुआ सामने वाले कमरे में दाखिल हो गया। तनु की आंखों में एक बार फिर वहशत सी भर गई थी, लेकिन मुझे देखकर उसका चेहरा मुस्कुरा उठा। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथों और पैरों की बंदिशें काट दी। वो उठकर मुझसे लिपट गई। तुम ठीक हो ना? वो मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। और उसने जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया। उसने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और एक बार फिर मुझसे लिपट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खुद से अलग किया और इधर उधर देखने लगा। ये वैसा ही कमरा था, बिल्कुल वही जहाँ पहली बार काशी से मुलाकात हुई थी। मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा था उस रात की मुलाकात कोई ख्वाब था या इस वक्त मैं कोई ख्वाब देख रहा था। तनु का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ मैं बाहर ले आया और फिर थोड़ी देर बाद हम हवेली से निकलकर जजीरे के उस साहिल की तरफ दौड़ रहे थे जहाँ मैंने कश्ती छोड़ी थी। वहां पहुंचती मैं रुक गया। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। कश्ती गायब थी। मेरी आंखों के दिए बुझ गए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधा हो गया था। वो सलाहियत रुखसत हो गई थी जिससे मैं बिल्ली की तरह अंधेरे में भी देख सकता था। अब फिर मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देख रहा था। ये वही जगह थी जहां मैंने झाड़ियों के साथ कश्ती की रस्सी को बांधा था, लेकिन कश्ती आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो देखो क्या है। मेरे करीब खड़ी हुई तनु ने गहरे पानी की तरफ इशारा किया। किनारे से तकरीबन 100 गज आगे ड्रम की तरह कोई चीज पानी में तैरती हुई नजर आ रही थी। वो यकीनन कश्ती ही थी। मैंने तनु को वहीं रुकने का इशारा किया और पानी में छलांग लगा दी। चंद सेकंड बाद इस शराब की एक और जोरदार आवाज सुनकर मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। किनारे पर जिस जगह मैंने तनु को छोड़ा था वहां वो नजर नहीं आ रही थी। तनु, मैंने जोर से पुकारा। उसी लम्हे मेरे बिल्कुल करीब ही तनु ने पानी से सर उबारा। मैं यहाँ हूँ, उसने मेरी तरफ आते हुए कहा। मैं भूल गया था कि तनु एक बहुत अच्छी तैराक थी। उसकी जिंदगी एक ऐसी इबादतगाह में गुजरी थी जो दरिया के किनारे पर वाक़ थी और उसने बचपन ही में दरिया में तैरना सीख लिया था। हम दोनों गहरे पानी की तरफ तैरते रहे और तैरती हुई ड्रम नुमा उस चीज तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर ना लगी। वो कश्ती ही थी। मेरा ख्याल था कि हवा के किसी तेज झोंके की वजह से झाड़ी की शाखों में बंधी हुई रस्सी निकल गई थी और कश्ती हल्की लहरों पर तैरती हुई किनारे से इतनी दूर निकल आई थी। मैंने पहले तनु को कश्ती पर सवार होने में मदद दी और फिर खुद भी ऊपर चढ़ गया। मैंने चप्पू संभाल लिया और पानी को तेजी से पीछे धकेलने लगा। तनु अपने बारे में बता रही थी। गूंगा उसे सैर करवाने के बहाने दोपहर को चौंपड़े से ले गई थी। कुछ देर वो बस्ती में घूमती रही और फिर गूंगा उसे बस्ती से बाहर बहुत दूर खेतों में एक झोंपड़े में ले गई। वहां शहवाग और उसके 2 साथियों को देखकर तनु समझ गई थी कि उसे धोखे से वहां लाया गया है। उसे झोंपड़े से भागने की कोशिश की मगर शहवाग वगैरह ने उसे पकड़ लिया। उसे मारा पीटा, हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस कर एक तरफ डाल दिया। तनु ने बताया कि शाम के बाद कुछ आदमी उस तरफ आए थे। शहवाग वगैरह ने दूर ही से उनकी आवाजें सुन ली थी। वो उन लोगों के पहुंचने से पहले ही तनु को झोंपड़े से निकालकर दूर खेतों में ले गए थे। उसे तकरीबन 2 घंटे खेतों में रखा गया और फिर शहवाग वगैरह उसे झील पर ले आए जहाँ किनारे की ऊंची झाड़ियों में एक बड़ी कश्ती मौजूद थी। यह कश्ती 2 दरख्तों के खोखले तनों को जोड़कर बनाई गई थी। वो लोग तनु को उस कश्ती पर डालकर उस जजीरे पर ले आए। तनु के कहने के मुताबिक इस हवेली में आने के बाद भी उसने भागने की कोशिश की थी जिस पर उसे मारा पीटा गया और पलंग पर डालकर बांध दिया गया। शहवाग ने मुझे धमकी दी थी। वो कह रही थी कि अगर तुम कल दोपहर से पहले बस्ती से ना आ गए तो वो मुझे कत्ल कर देगा और लाश के टुकड़े करके बस्ती में फेंकवा देगा। अगर वो ऐसा करता तो मैं क़यामत तक उसका पीछा ना छोड़ता। मैंने जवाब दिया। मैं चप्पू चलाते हुए बार बार इतराफ में देख रहा था। मेरा ख्याल था कि शहवाग की कश्ती जजीरे के साहिल पर किसी और जगह खड़ी होगी। हवेली से फरार होकर वो जजीरे पर नहीं रुका होगा। बस्ती की तरफ जाने की वो गलती नहीं कर सकता था। हो सकता है वो झील के दूसरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश करे, लेकिन झील की सतह दूर दूर तक तारीक और सुनसान थी। किसी और कश्ती की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। वापसी पर कोई रुकावट पेश नहीं आई। मैं कश्ती को झील के किनारे पर उसी तरफ ले गया जहाँ गूंगा से मारका हुआ था। कश्ती की रस्सी को मैंने किनारे की झाड़ियों से बांध दिया और हम किनारे के साथ साथ बस्ती की तरफ चलने लगे। आबादी से दूर रहते हुए हम अपने झोंपड़े के सामने पहुंच गए। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से मार्था और शोभा की बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हम अंदर दाखिल हुए तो वो दोनों हमें देख कर उछल पड़ी। हम दोनों के कपड़ों से पानी नुचड़ रहा था। शोभा ने बैग में से फौरन ही हमारे दूसरे कपड़े निकाल दिए। पहले कपड़े बदल दो फिर बात करेंगे, उसने कहा। मैं अपने कपड़े लेकर बाहर आ गया। वो रात का आखिरी पहर था। हर तरफ सन्नाटा था।
मैंने झोपड़े की आड़ में खड़े होकर कपड़े बदले, गीले कपड़ों को घास पर फैला दिया और अंदर आ गया। इसी दौरान में धनु भी कपड़े बदल चुकी थी और शोभा ने उसे 2-3 कमलों में दबा दिया था। उसका सर कमलों से बाहर था। धनु मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। शोभा हमारे साथ कुछ ऐसा ही सलूक करती थी, उसे हमारी बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी। मैं भी शोभा के करीब बैठ गया। हाँ, अब बताओ तुम कहाँ गायब हो गए थे और ये तुम्हें कहाँ मिली? शोभा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद मैं और मार्था काशी के पास गई थी। वो भी जाग रही थी। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो उसने बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब दिया कि तुम खैरियत से हो और जल्दी धनु को लेकर वापस आ जाओगे। हम वापस तो आ गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा हमारी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। मेरा ख्याल है तुम किसी के पीछे भागे थे। कौन था वो? कूंगा, मैंने जवाब दिया और चंदमु की खामोशी के बाद उन्हें सब कुछ बताने लगा। मैंने मार्था की वजह से अपने हाथों को कूंगा और जजीरे की हवेली में 2 आदमियों के मारे जाने का जिक्र नहीं किया था। धनु भी हवेली वाले वाक़े के सिलसिले में खामोशी रही थी। मार्था बड़ी दिलचस्पी से हमारी बातें सुन रही थी। उसके लिए ये सब कुछ हैरत अंगेज था। वो आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुकी थी। खौफनाक जंगलों में आबाद खून ख्वार कबाइल में भी रही थी, लेकिन यहाँ हिमालय की गोद में उसे जो कुछ देखने और सुनने को मिल रहा था वो दुनिया के किसी और खित्ते में उसने नहीं देखा सुना था। हम अभी बातें कर रहे थे कि बाहर कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और बड़ी तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजे से निकलते ही मैं किसी से टकरा गया और एक लम्हा जाया किए बगैर उसे बाहों की लपेट में ले लिया। दुश्वानी चीख की आवाज ने मुझे फिर चौंका दिया। मेरा ख्याल था कि इस वक्त भी कोई हमारी जासूसी करने आया था और मैंने उसे भागने का मौका दिए बगैर गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन इस मरतबा मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि वो कोई जासूस नहीं, कबीले की सरदार काशी थी। उसके साथ उसकी मुहाफिज पाला भी थी। वो भी सूरत से बदहवास हो गई थी। वो दोनों अंदर आ गई। पाला तो नेज़ा संभाले दरवाजे के करीब खड़ी हो गई और काशी बेतकल्फी से हमारे साथ बैठ गई। मैंने काशी को सूरत से आगाह करना चाहा तो उसने मुझे रोक दिया। मैं जानती हूँ, वो बोली, कोई बातिल कुव्वत सच्चाई के सामने कदम नहीं जमा सकती। तुम दोनों की यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि शैतान के पैरोकार को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। मैं उस हवेली के बारे में जानना चाहता हूँ, मैंने काशी के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। जरूर बताऊंगी, काशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सदियों पहले वो हवेली तिलकू कबीले की सरदार का मस्कन हुआ करती थी। उस जमाने में यह कबीला झील के एतराफ में कई छोटी बड़ी बस्तियों पर मुश्तमिल हुआ करता था, लेकिन लोगों के बुरे आमाल की वजह से झील का पानी इन बस्तियों को निगलता चला गया। सदियों पहले भी कबीले की सरदार एक औरत ही हुआ करती थी। वही सारे निजाम को चलाती थी। सरदार के इंतखाब का तरीकाकार भी वही था जो आज भी राइज है, लेकिन कबीले की बाज़ बस्तियों के लोग अपनी अपनी बस्ती की औरतों को सरदार बनाना चाहते थे। उसके लिए रवायात को नजरअंदाज करके गलत रास्ते इख्तियार कर गए और जब ऐसा हुआ वो बस्ती गरक हो गई। झील के पानी ने उसे निगल लिया। वो खामोश होकर इधर उधर देखती रही, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। कबीले की सरदार को मलका का दर्जा हासिल था। उस जजीरे पर रहती थी जहाँ मर्दों को जाने की इजाजत नहीं थी। सारा निजाम औरतें ही चलाती थी, लेकिन जैसे जैसे बस्तियां झील में गर्क होती गई कबीले की रवायात में भी तब्दीलियां आने लगी। बदआमालियां बढ़ती गई। मर्द भी इजाजत के बगैर उस जजीरे पर जाने लगे। एक रात वो सब कुछ हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। चंद मर्द चोरी छपे जजीरे पर आकर हवेली में घुस गए। मलका के मुआवजों को कत्ल करके उन्होंने हवेली पर कब्जा कर लिया। वो कई रोज तक मलका को हवस का निशाना बनाते रहे और बिलाखिर उसे कत्ल कर दिया गया। उसके 3 दिन बाद उन सब मर्दों की लाशें भी झील में तैरती हुई मिली। जजीरे पर उनके सिवा और कोई नहीं था। उन सब की मौत पुरअसरार तौर पर वाक़ई हुई थी। कोई नहीं जानता था कि उन्हें मारने वाला कौन है। उस वाक़े के बाद लोगों में इतना खौफ व हिरास फैला कि लोगों ने उस तरफ जाना छोड़ दिया और वह जजीरा वैरान हो गया। लोगों का ख्याल था कि वहाँ बदरूहें काबिज हो गई हैं। कभी कभी उस जजीरे से धुआं उठता हुआ दिखाई देता था, लेकिन बस्ती के लोगों ने कभी ये मालूम करने की कोशिश ना की कि वहाँ क्या चीज़ हो सकती है। मेरे सरदार मुंतखब होने से 2 हफ्ते पहले रात की तारीकी में 2 कश्तियों को जजीरे की तरफ जाते हुए देखा गया था। उस वक्त कुछ लोगों ने हिम्मत करके अपनी कश्तियों पर उन कश्तियों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो कश्तियां जोरदार आवाजों के साथ आग के शोले उगलने लगी। हमारे आदमी खौफजदा होकर वापस आ गए। वो इस कदर बदहवास हुए कि एक कश्ती उलट गई और 2 आदमी डूबकर हलाक हो गए। उस वाक़े के बाद लोगों के दिलों में खौफ कुछ और बढ़ गया। अब तो झील में मछलियां पकड़ने वाले भी उस जजीरे से दूर ही रहते हैं। तुम कभी उस जजीरे पर गई हो? मैंने उसके खामोश होने पर सवालिया निगाहों से उसे देखा। नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उस रात, मेरा मतलब है जब पाला मुझे यहाँ से लेकर गई थी, ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है। उसने बदसूर मुस्कुराते हुए मेरी बात काट दी। यहाँ बाज़-औक़ात हमारी आंखों के सामने ऐसे पुरअसरार वाक़यात जन्म लेते हैं जिन पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता और हम उन्हें झुठला भी नहीं सकते। और कभी आंखें जो कुछ देखती हैं वो खामोश होकर मार्था वगैरह की तरफ देखने लगी। चंद लम्हों बाद वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, इंसान के अंदर पुरअसरार कुव्वतों के जजीरे आबाद हैं। वो इन पर काबू पाकर कायनात को तस्खीर कर सकता है, लेकिन अपने अंदर की तमाम कुव्वतों पर काबू पाना मुमकिन नहीं।
ताम कभी कोई किसी कुव्वत पर काबू पा लेता है। उनमें एक कुव्वत ऐसी भी है जिसके बलबूते पर दूसरों को ऐसे मनाजर दिखाए जा सकते हैं जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गोया वो भी किसी कुव्वत का कमाल था। मैंने कहा। काशी मुस्कुरा कर रह गई। बारिश शोर की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोल दिया। दिन की रोशनी फैल चुकी थी। तकरीबन 100 गज आगे झील के किनारे पर खड़ी 2 औरतें बुरी तरह चीख रही थी। वो औरतें ऐन उस मुकाम पर खड़ी थी जहां गुज़िश्ता रात कुंगा से मेरा मार का हुआ था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो दोनों औरतें क्यों चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद एक शख्स दौड़ते हुए हमारी तरफ आया और काशी के सामने रुककर तेज लहजे में कुछ कहने लगा। काशी ने जवाब में उससे कुछ कहा और वो शख्स एक समत भाग गया। क्या हुआ, कोई गड़बड़? मैंने सवालिया निगाहों से काशी की तरफ देखा। हालांकि मैं हकीकत हाल से अच्छी तरह वाकिफ था। झील के किनारे से कुंगा की लाश मिली है, काशी ने मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। लोग खौफजदा हैं कि कई साल बाद ऐसा हुआ कि कबीले के किसी फर्द को इस तरह मौत के घाट उतारा गया है। मैंने सवालिया लहजे में पूछा, उन्हें किसी पर शुबा है? शुबा? काशी ने मुझे घूर कर देखा। अभी कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी कह रहा था कि शहवाग कबीले वालों का जीना हराम कर देगा। कुंगा शहवाग की औरत थी, वो उसका इंतकाम जरूर लेगा। कबीले के लोग शहवाग को अच्छी तरह जानते हैं। तुमसे शिकस्त खाने के बाद वो अगरचे बस्ती से गायब हो गया है, लेकिन उसके कुछ हिमायती अब भी बस्ती में मौजूद हैं। लोगों से कह दो कि अब शहवाग इस बस्ती का रुख नहीं करेगा और उसके हिमायती भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। मैंने कहा, इस कबीले के लोग बहुत तोहम परस्त हैं। वो हर बात का मतलब अपने तौर पर अखज करते हैं। उन्हें कोई बात समझाना नहायत ही मुश्किल है। बहरहाल तुम लोग अपने झोंपड़े में रहो, मैं जाकर मालूम करती हूँ। काशी ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी उसके साथ चलने लगा। नहीं, वो मेरी तरफ मुड़ गई। तुम यहीं रहो, तुम्हारे इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं। जो भी सूरत हाल होगी मैं बाद में तुम्हें बता दूंगी। काशी चली गई। मैं शोभा वगैरह के साथ कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर हम अंदर आ गए। दनु कमलों में दुबकी सो गई। मैं भी एक कम्बल उड़कर सो गया। रात भर की भाग दौड़ ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। थोड़ी देर बाद मैं भी नींद के आहोश में पहुंच गया। मेरी आंख सपैर से पहले नहीं खुल सकी। इस वक्त बस्ती पर सन्नाटा साथ आ रही था। किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे करीबी दूसरे कंबल में दुबकी शोभा सो रही थी, जबकि मार्था और धनु सहमी हुई बैठी थी। मैं उन दोनों की तरफ देखता हुआ उठकर बाहर आ गया। मौसम बड़ा खुशगवार था। आमतौर पर इस वक्त झील किनारे खासी रौनक रहती थी, लेकिन आज दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने झोपड़े की पिछली तरफ चला गया और 1-2 गलियां घूम कर वापस आ गया। बस्ती पर इस तरह सन्नाटा तारी था जैसे यहाँ जिंदगी का वजूद ही मिट गया हो। मुझे कहीं भी बस्ती का कोई फर्द दिखाई नहीं दिया था। मुझे शदीद हैरत थी, बस्ती के लोग सब कुछ छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैं अपने झोपड़े में वापस आ गया। बस्ती के लोग कहाँ गायब हो गए? सन्नाटा क्यों तारी है? मैंने मार्था और धनु की तरफ देखते हुए मदम लहजे में पूछा। आज सुबह से कुंगा की मौत का सोग मनाया जा रहा है, मार्था ने जवाब दिया। दोपहर के वक्त पाला यहाँ आई थी। उसने हिदायत की थी कि हम झोंपड़े से बाहर ना निकले, लेकिन बस्ती के लोग कहाँ गायब हैं? मैंने अपना सवाल दोहराया। सब लोग कुंगा की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए गए हैं, मार्था ने बताया। बस्ती से बाहर तकरीबन 2 मील दूर पहाड़ी के दामन में कोई खास जगह वाक़े है जहाँ मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। सब लोग वहीं गए हुए हैं। सूरज गुरूब होने के बाद वापस आएंगे। सूरज गुरूब होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। मार्था वगैरह ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मुझे भी भूख लग रही थी। पूरी बस्ती कुंगा की मौत का सोग मना रही थी। हमें खाने को कौन पूछता? मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि बस्ती के किसी घर में कोई ना कोई तो मौजूद होगा। हो सकता है कहीं से खाने को कुछ मिल जाए। मैंने मार्था और धनु को इंतजार करने को कहा और झोंपड़े से निकलकर ऊपर से घूमता हुआ बस्ती में आ गया। मेरा रुख मरकजी चौराहे की तरफ था। मुझे उम्मीद थी कि वहाँ कबीले के किसी न किसी फर्द से मुलाकात हो जाएगी और हमें खाने को कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला। मरकजी चौराहा भी सुनसान था। मैं वहाँ खड़ा कुछ देर इधर उधर देखता रहा और फिर मेरे कदम खुद ब खुद काशी के झोंपड़े की तरफ उठने लगे। झोंपड़े का दरवाजा खुला हुआ था और मुहाफिज भी मौजूद नहीं थे। मैं झिझकता हुआ अंदर दाखिल हो गया। सहन में भी कोई नहीं था। मैं मुहतात अंदाज में कदम उठाता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे ये भी डर था कि अगर किसी ने मुझे चोरों की तरह अंदर दाखिल होते देख लिया तो कहीं कोई गलतफहमी पैदा न हो जाए। मैंने काशी या पाला को आवाज देने का इरादा किया, लेकिन फिर यह ख्याल जहन से निकाल दिया। कबीले का हर फर्द बस्ती से बाहर था। मैंने बरामदे वाला दरवाजा खोला तो दरवाजे के चिरचिराने की हल्की सी आवाज सन्नाटे में फैल गई। मैं रुके बगैर दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। काशी वाले कमरे का दरवाजा बंद था। मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे के पीछे छुपे हुए एक आदमी ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। यह अफ्ताब मुझ पर अचानक ही पड़ी थी। मैं एक लम्हे को बदहवास हो गया। संभलने से पहले हमलावर मेरी खोपड़ी पर 2-4 घूंसे लगा चुका था, लेकिन फिर मैंने उसे हमला करने का मौका नहीं दिया और वो जैसे ही हमलावर हुआ मैंने उसे दोनों हाथों पर उठाकर उछाल दिया। वो काशी के पलंग पर गिरा। उसका सर पलंग की पूंछ से टकराया था। उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। मैंने उस पर छलांग लगाई तो वो बड़ी फुर्ती से लोट लगाकर एक तरफ हट गया। मैं मुंह के बल पलंग पर गिरा। इससे पहले कि मैं समझ सकता हमलावर ने मुझे छाप लिया। वो मेरी पुश्त पर सवार हो गया और बालों को मुट्ठी में जकड़कर मेरे सर को जोर जोर से पलंग की पट्टी पर मारने लगा।
मेरी पेशानी की खाल फट गई, मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मैंने दोनों हथेलियां सामने टिका दी और पूरी कुव्वत से अपने आप को ऊपर उठाने लगा। उसके साथ ही मैं टांगे भी समेटने लगा और मिलाकर मैं उसे अपने ऊपर से गिराने में कामयाब हो गया। उसने एक बार फिर मुझे गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने बड़ी तेजी से पलटकर अपनी टांगे उसकी गर्दन पर लपेट दी और जोरदार झटका दिया। वो लटकर पलंग से नीचे गिर गया। मैं आरिफ की गर्दन छोड़कर तेजी से छलांग लगाकर पलंग से नीचे आ गया। वो भी उठ चुका था। कमरे में नीम तारीकी थी और मैं अभी तक अपने आरिफ की शक्ल नहीं देख सका था। पहले मेरा ख्याल था कि वो शहवाग होगा, लेकिन अब उसे अपने सामने देखकर मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा। शहवाग दरमियाने कद का मालिक था, जबकि इस शख्स का कद 6 फुट से निकलता हुआ था। वो एक बार फिर हमलावर हुआ। मैंने न सिर्फ उसके हमले को नाकाम बनाया, बल्कि उसके पेट में एक जोरदार किक भी रसीद कर दी। वो दोनों हाथों से पेट पकड़कर दोहरा हो गया। मैंने झुककर उसकी ठोड़ी पर घूंसा रसीद कर दिया। वो बिलबिलाता हुआ सीधा हुआ तो मैंने उसे घूंसों और ठोकरों पर रख लिया। एक जोरदार किक उसके सीने पर लगी तो वो लड़खड़ाता हुआ दीवार के करीब गिरा। जिस जगह वो गिरा था उसके करीब ही एक मोटा सा डंडा पड़ा हुआ था। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, उसने बड़ी तेजी से डंडा उठाकर हमला कर दिया। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुआ। उसने वार तो मेरे सर पर किया था, लेकिन डंडा मेरे बाएं कंधे पर लगा। मेरे मुंह से खरा निकली। मैं नीचे झुकता चला गया और दूसरे हीले में मेरे सर पर गोया एटम बम फट पड़ा। डंडे का दूसरा वार मेरे सर पर लगा। मेरी आंखों के सामने सितारे रक्स करने लगे और फिर अंधेरे की चादर फैलती चली गई। मैं सर को दोनों हाथों में थामे तेवरा कर गिरा और मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने झोंपड़े में पड़ा था और मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे। आंखें खोलने के बाद भी चंद लम्हों तक मेरी नजरों के सामने धुंध सी छाई रही। मैं बार बार आंखें मचमचाने लगा। धुंध कम होने लगी और वो चेहरे वाजे होते चले गए। उनमें एक चेहरा काशी का भी था। मैंने एक झटके से उठने की कोशिश की तो दिमाग में धमाके होने लगे। मैंने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। तकलीफ से मेरी आंखें खुद ब खुद बिछ गईं और किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखकर दोबारा लिटा दिया। सर में होने वाले धमाके कम हुए तो तकलीफ भी बतदरीज कम होने लगी। मैंने आंखें खोल दी। इस मर्तबा मेरी नजर उस बुढ़िया पर पड़ी जो मेरे सामने बैठी हुई थी। उसके सर के बाल नीलगिरी की चोटियों पर जमी हुई बर्फ की तरह सफेद थे। चेहरे पर चुरियों को देखकर शुबा होता था जैसे मकड़ी ने जाला बुन रखा हो। उसकी गर्दन में तोप की तरह लोहे का एक कड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। कानों में भी चूड़ियों की तरह लोहे के बाले लटके हुए थे। बाचिस की तीली से जरा बड़ी एक सलाख नाक के नथनों के ऐन बीच में परोई हुई थी। उसके जिस्म के बालाई हिस्से पर लिबास नाम की कोई चीज ना थी। उसकी जिल्द को देखकर सदियों से प्यासी चिटकी हुई जमीन का तस्वुर जहन में उभरता था। लातादाद आड़ी तिरछी लकीरें थी उसके जिस्म पर। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 100 के लगभग जरूर रही होगी, लेकिन उसकी मोटी मोटी आंखों में हैरत अंगेज तौर पर जिंदगी की भरपूर चमक मौजूद थी। उसने एक हाथ मेरी गर्दन के नीचे रखकर सर को जरा सा ऊपर उठाया और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ मिट्टी का प्याला मेरे होंठों से लगा दिया। उसके होंठ हरकत कर रहे थे। वो कुछ कह रही थी, लेकिन अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मिट्टी के प्याले में हरे रंग का मशरूब था, जिसका जायका करेले की तरह कड़वा था। मैंने वो प्याला अपने होंठों से दूर हटाना चाहा, लेकिन बुढ़िया ने मेरी कोशिश इस वक्त तक कामयाब ना होने दी जब तक उस कड़वे मशरूब का आखिरी कतरा भी मेरे हल्क में नहीं चला गया। वो मशरूब अगरचे खासा बजायका था और मैंने उसे बड़ी मुश्किल से हल्क से उतारा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मैं अपने आप में तवानाई सी महसूस करने लगा। उस बुढ़िया ने मेरा सर दोबारा नीचे टिका दिया। मैं एक हाथ से सर को टटोलने लगा। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। होश में आने के बाद भी देर तक मेरे हवास बहाल ना हो सके। मैं भी हैरान नजरों से चारों तरफ देख रहा था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी कि मैं यहाँ क्यों पड़ा था, मेरे सर पर पट्टी क्यों बंधी थी और ये लोग मेरे गिर्द क्यों जमा थे। कैसे हुआ हिम्मत सिंह? ये आवाज सुनकर मैंने दाईं तरफ देखा। वो शोभा थी जो मेरे ऊपर झुक रही थी और फिर रफ्ता रफ्ता मेरा जहन साफ होता गया और मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं बस्ती में घूमता हुआ काशी के झोंपड़े में घुस गया था, जहाँ किसी ने मुझ पर हमला किया था। मेरे सर पर लगने वाली जरब ने मुझे बेहोशी के अंधेरों में धकेल दिया था, जिससे हमलावर को फरार होने का मौका मिल गया था। बाद में काशी या उसके मुहाफिज झोंपड़े में आए होंगे तो मुझे उठाकर यहाँ ले आए। सर के जख्म में तकलीफ अगरचे बदसूर मौजूद थी, लेकिन वो कड़वा कसीला मशरूब पीने के बाद मैं अपने आप को बड़ी हद तक बेहतर महसूस कर रहा था। मैं ऐसे उठकर बैठ गया और उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कंबल के नीचे मेरे जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। मैंने गर्दन घुमाकर शोभा की तरफ देखा। ये देखने के लिए तुम्हारे कपड़े उतार दिए गए थे कि तुम्हारे जिस्म पर कोई और जख्म तो नहीं है। शोभा ने मेरी निगाहों का मतलब समझते हुए कहा। सिर्फ मेरे सर पर जरब लगाई थी, इसके सिवा कोई चोट नहीं है, मैंने जवाब दिया। इन लोगों को हटाओ यहाँ से, मैं कपड़े पहनना चाहता हूँ। शोभा ने काशी से मध्यम लहजे में कुछ कहा और काशी ने कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए उन्हें बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। उनमें 3 आदमी थे और बाकी औरतें ही थी। मेरे सामने बैठी हुई बुढ़िया ने मेरी दाईं कनपट्टी पर हाथ रखकर देखा, फिर अपना मैला सा थैला संभालती हुई उठकर बाहर चली गई। कमरे में अब सिर्फ शोभा और काशी रह गई थी। दनूर मार्था भी बाहर जा चुकी थी। शोभा ने एक तरफ पड़े हुए मेरे कपड़े उठाकर करीब डाल दिए। मैं दीवार की तरफ रुख करके कंबल ओढ़े खड़ा हो गया। पहले पतलून पहनी और कंबल हटाकर कमीज पहनने लगा।
पतलून पहनते हुए मुझे एहसास हो गया था कि मेरी पिंडली के साथ खंजर मौजूद नहीं था। मैंने मुड़कर शोभा की तरफ देखा, उसने एक तरफ इशारा कर दिया। बेल्ट और खंजर वहां रखा हुआ था। मैं अपनी जगह पर बैठ गया। तनु और मार्था भी अंदर आ गई थी और पाला ने भी दरवाजे के करीब अपनी ड्यूटी संभाली थी। शोभा ने मेरे पूछने पर बताया कि सूरज गुरूब हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। काशी मेरे सामने बैठ गई। मैं ये जानना चाहूंगी कि तुम मेरे झोंपड़े में कैसे पहुंचे थे और तुम पर हमला किसने किया था? काशी ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। मैं चलने में उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर मेरी नजरें उसके चेहरे से फिसलती हुई नीचे आ गईं। तोबा तोबा, शोभा बड़बड़ाई, शर्म भी नहीं आती, किस तरह दीदे फाड़ फाड़ कर घूर रहे हो। मैंने घूरती हुई नजरों से शोभा की तरफ देखा, फिर काशी की तरफ मुतवज्जो होकर बताने लगा कि मैं उसके झोंपड़े में क्यों गया था। वो पहले से तुम्हारे कमरे में मौजूद था, मैं कह रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसने मुझ पर हमला कर दिया। वो मेरे काबू में आ जाता, लेकिन उसने डंडे से मेरे सर पर हमला कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गया था। वो कौन था? शहवाग? काशी ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मैं अंधेरे में उसकी शक्ल नहीं देख सका, लेकिन वो शहवाग नहीं था। शहवाग दरमियाने कद का मालिक है, जबकि हमलावर तवील कामत था। मैंने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तुम्हारे कमरे से कोई चीज तो चोरी नहीं हुई? नहीं, काशी ने जवाब दिया। वो जो कोई भी था चोरी की नीयत से नहीं आया होगा। सरदार के झोंपड़े में इजाजत के बगैर दाखिल होना संगीन जुर्म है और इस जुर्म की सजा भी मौत हो सकती है। महज चोरी के लिए कोई शख्स इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। इसका मतलब है तुम ठीक समझ रहे हो। काशी ने मेरी बात काट दी। आम हालात में किसी की नजरों में आए बगैर सरदार के झोंपड़े में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। आज चूंकि सब लोग बस्ती से बाहर थे, इसलिए उस शख्स को अंदर दाखिल होने का मौका मिल गया था। क्या वो तुम्हें कत्ल करना चाहता था? मैंने पूछा। मेरे दिमाग में एक बार फिर धमाके होने लगे। कुछ ऐसी बात है, काशी ने कहा। बस्ती के सभी लोग जानते हैं कि शहवाग मेरा दुश्मन है और फिर मैंने भी खुलकर उसके खिलाफ तुम्हारी हिमायत की है। कबीले के किसी फर्द के मुकाबले में एक अजनबी की हिमायत को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन शहवाग के किरदार से सभी वाकिफ हैं, इसलिए तुम्हारे हाथों उसकी शिकस्त पर भी लोगों ने खुशी का इजहार किया था। और जाहिर है शहवाग को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने पहले तुम्हें सजा देने के लिए तुम्हारी औरत को अगवा किया। इस मरहले पर भी उसे तुम्हारे हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुंगा उसके 2 आदमी तुम्हारे हाथों मारे गए। मैं इस इंकशाफ पर उछल पड़ा। कुंगा के बारे में तो काशी मेरी बातों से पहले ही समझ गई थी कि वो मेरे हाथों मारी गई थी, लेकिन जजीरे पर 2 आदमियों की खलाकत, इसका तो मैंने कोई जिक्र भी नहीं किया था। लेकिन काशी से शायद कोई बात छुपी नहीं रह सकती थी। जजीरे पर तुम्हारे हाथों ज़ीमत उठाने के बाद उसने मुझे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। काशी बात जारी रखते हुए कह रही थी। आज का दिन उसके लिए बेहतरीन मौका था। वो खुद तो बस्ती में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सका। अपने किसी गुर्गे को भेज दिया जो मेरे झोंपड़े में छुपकर मेरा इंतजार करता रहा, लेकिन मुझसे पहले तुम पहुंच गए। बुरे लोग आसानी से कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। मैंने कहा, जब तक उनकी रगों से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ ना लिया जाए, ये लोग अब ऐसा ही करना पड़ेगा। उसने मेरी बात काट दी। यूं तो शहवाग के कई आदमी बस्ती में मौजूद होंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि मेरे झोंपड़े में दाखिल होने वाला कौन था। उसके आदमियों में से किसी एक की निशानदेही कर दो, मैं उसे मालूम कर लूंगा। मैंने कहा, तुम्हें 1-2 दिन आराम की जरूरत है। किसी किस्म की भागदौड़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। काशी उठते हुए बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ। अब कोई अहम बात हुई तो तुम्हें इतला दे दूंगी। काशी के जाने के थोड़ी देर बाद 2 औरतें हमारे लिए खाना ले आई। कल रात के बाद से किसी ने कुछ नहीं खाया था। तनु ज्यादा ही बेचैन थी। उसने किसी से पूछे बगैर फौरन ही खाना शुरू कर दिया। उस रात सर में तकलीफ की वजह से मुझे नींद ना आ सकी। अगले रोज सुबह सवेरे ही वो बुढ़िया पहुंच गई। उसने पट्टी खोलकर मेरे जख्म का मुआयना किया, दूसरी पट्टी लगाई, एक प्याला वही कड़वा कसीला जूस पिलाया और आराम करने का मशवरा देकर चली गई। अब जाहिर है मुझे आराम ही करना था। जब तक मेरे सर का जख्म ठीक ना हो जाता मैं कुछ नहीं कर सकता था। 2 दिन गुजर गए। इसी दौरान में कोई खास बात ना हुई। ना तो मुझ पर हमला करने वाले शख्स का पता चला और ना ही शहवाग का कोई सुराग मिला। ताम ये इतला मेरे लिए बड़ी दिलचस्प साबित हुई कि शहवाग के जो 2-4 आदमी बस्ती में मौजूद थे वो भी गायब हो गए थे।